नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाक से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाक से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है भाई, हमारी 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चली हुई है भाई, रियल एनालिसिस की CSIR नेट 2022 के लिए, जिसके 14 लेक्चर हमारे हो चुके हैं भाई। 15 नंबर लेक्चर को आज हम डिस्कस करेंगे भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे भाई। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है, MSc मैथमेटिक्स। और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स। हायर मैथमेटिक्स का क्या मतलब है भाई? CSIR नेट गेट NBHM टीफर, इन सब में मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर भाई। ये 83 नंबर क्वेश्चन है, 82 हमारे हो चुके हैं भाई। 83 नंबर क्वेश्चन आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भाई। क्या है, एक बार रीड डाउन करते हैं भाई हम। इसमें क्या था भाई? कंसिडर द फंक्शन f फ्रॉम r स्क्वेयर टू r डिफाइंड बाय f x कोमा y इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई, जब मेरे पास एक्स स्क्वेयर नॉट इक्वल टू माइनस वाई है। जीरो व्हेन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस वाई है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? f is continuous at 0 0, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट 0 0, f is differentiable at 0 0, और लिमिट x कोमा y टेंडिंग टू 0 कोमा 0 f x कोमा y इक्वल टू 0। भाई देखिए, मेरे पास फंक्शन ऑफ ए टू वेरिएबल का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और 0 0 पॉइंट पर उसकी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डायरेक्शनल डेरिवेटिव मेरे को फाइंड आउट करने हैं। तो हम सबसे पहले अगर उसकी लिमिट ही चेक कर लें, अगर मेरे पास उसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी तो वहां फिर मेरे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी नहीं हो पाएगा और डिफरेंशिएबल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है भाई। कैसा क्वेश्चन है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कैसे इस पर काम करेंगे भाई? सबसे पहले मैं लिमिट पर काम करूंगा भाई। लिमिट एक्स कोमा वाई टेंडिंग टू 0 0, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई क्या है मेरे पास? एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई, ये मेरे को फाइंड आउट करनी है। अच्छा भाई, एक बात ध्यान से देखना भाई, मेरे पास ऊपर एक्स इंटू वाई है, नीचे भी मेरे पास एक्स स्क्वेयर बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से मीन्स कोई ना कोई एक पाथ पर इसको डिपेंडेंट शो करना चाहता हूं, तो मेरे पास ये नीचे वाली जो मीन्स पावर है वो सेम करनी, कहीं ना कहीं मेरे को मीन्स जो एक्स की और वाई की जो पावर है वो कहीं ना कहीं सेम करनी पड़ेगी मेरे को। या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ भाई कि यहाँ से इस एक्स स्क्वेयर को अगर मैं रिमूव कर दूं तो मैं इजिली यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ भाई? ये वाली लिमिट की वैल्यू हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखना भाई, अगर मैं यहाँ y की जगह क्या पुट कर देता हूं भाई? y की जगह अगर मैं x m x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर अगर पुट करता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? अच्छा, ये कैसे सोचा भाई उसके बारे में भी मैं बताऊंगा भाई आप लोगों को, क्योंकि जनरली तो हम यही सोचते हैं ना, y इक्वल टू एम एक्स सोच लिया भाई, y इक्वल टू एम रूट एक्स सोच लिया भाई, या फिर y इक्वल टू एम एक्स स्क्वेयर सोच लिया भाई, या फिर x इक्वल टू एम वाई, एक्स इक्वल टू एम रूट वाई, और या फिर x इक्वल टू एम वाई स्क्वेयर। जनरली हम यही चीजें सोचकर चलते हैं भाई पाथ डिपेंडेंट पर। लेकिन इस टाइप के जो एक आध क्वेश्चन है भाई, उसके अंदर कुछ डिफरेंट चीजें हमें सोचकर चलनी पड़ती हैं, डिफरेंट वैल्यू पुट करने की जरूरत होती है भाई।
कैसे मैंने सोचा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले इसके अगर मैं ये पुट कर देता हूँ तो मेरे पास ये वाली जो लिमिट है x, y टेंडिंग टू 0, 0, x y की जगह मेरे पास क्या है एम एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई यहाँ एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स क्यूब यहाँ सॉरी क्यूब आएगा भाई और माइनस एक्स स्क्वेयर ये आ गया। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से अगर आप लोग देखोगे तो ऊपर अगर मैं एक्स स्क्वेयर को और मीन्स अगर एक्स कोमा वाई टेंडिंग टू 0, 0 अब मेरे पास जस्ट एक एक्स बचा है वो भी टेंडिंग टू 0, 0 है। यहाँ जो लिमिट बची है अब क्योंकि मेरे को y की जगह पुट कर दिया भाई मैंने एम एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर और x टेंडिंग टू 0 हो गया मेरे पास क्योंकि जब y टेंडिंग टू 0 है तो यहाँ से एम एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर भी टेंडिंग टू 0 होगा मतलब x टेंडिंग टू 0 हो गया। ठीक है। अब यहां से देखना भाई मेरे पास एक्सटेंडिंग टू 0 तो 0/0 फॉर्म बनेगी जो कि एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लीजिए या मेरे पास एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म है जिसके लिए हम कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करेंगे इस लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए। ऊपर से अगर मैं एक्स स्क्वेयर को कॉमन निकाल लेता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू एम एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एम एक्स क्यूब और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एज इट इज भाई मेरे पास यहाँ से एक्स क्यूब से मेरे पास एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास ये क्या आ जाएगा जब एक्स टेंडिंग टू 0 हो जाएगा तो एम एक्स 0 को चला जाएगा और फिर ये वैल्यू मेरे पास माइनस 1/m आ जाएगी। और m मेरे पास क्या है भाई किसी भी लाइन का स्लोप है मतलब ये वाली जो लिमिट है वो पाथ डिपेंडेंट हो गई। इसका मतलब मेरे पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हुई क्योंकि अगर लिमिट मेरे पास पाथ डिपेंडेंट हो जाती है तो मेरे पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आती है मतलब मेरे पास यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत हो गया। अगर 0, 0 पर इस फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वहां हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करने की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास नेसेसरी कंडीशन होती है डिफरेंशियबिलिटी के लिए कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है कि उस पॉइंट पर मेरे पास जो लिमिट है वो पक्का एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब मेरे पास लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है तो मेरे पास वो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पर नहीं होगा तो पहला और तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गए भाई। अच्छा मैंने ये चीजें सोची कैसे भाई अगर हम यहाँ एम एक्स या एम रूट एक्स या एम एक्स स्क्वेयर लेकर चलते हैं इन तीनों में से कोई y इक्वल टू एम एक्स लेकर चलते हैं तो ऊपर मेरे पास एक ज्यादा पावर हो जाती है एक पावर बड़ी होगी मेरे पास। ठीक है क्योंकि वहां x भी होगा मल्टीप्लाई में तो वहां से एम एक्स स्क्वेयर ये एक पावर ज्यादा आ जाएगी मेरे पास। ठीक है और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ मेरे पास कम रहेगा जिसकी वजह से ऑलवेज ये वाली जो लिमिट है वो 0 जाती रहेगी। ठीक है वहां से तो हमें लग रहा है कि ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी भाई लेकिन अगर मैं आर कोस थीटा और आर साइन थीटा पर जाऊं लिमिट एक्स इसको आर कोमा थीटा मतलब एक्स को आर कोस थीटा पुट कीजिए वाई को आर साइन थीटा पुट अगर मैं करूं तो वहां से मेरे पास क्या आएगा भाई ये आर कोस थीटा आएगा और आर साइन थीटा आर स्क्वेयर यहाँ पुट कर देता हूं यहाँ साइन थीटा आ गया डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा आर स्क्वेयर कोस थीटा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर साइन थीटा ये आएगा भाई। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो आप यहां से भी जा सकते हो भाई आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर अब हम बात करें तो ये आर कोमा थीटा टेंडिंग टू 0, 0 है भाई तो मेरे पास पहले तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन अगर मैं करूंगा तो नीचे से अगर मैं आर को कॉमन निकाल लेता हूं और एक आर मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा आर कोस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई मेरे पास यहां से आर कोस स्क्वेयर थीटा और प्लस में साइन थीटा ये बचेगा भाई। ठीक है और लिमिट आर कोमा थीटा टेंडिंग टू मेरे पास 0, 0 हो जाएगी। अब मेरे पास क्या हो रहा भाई आर और थीटा 0, 0 की साइड जा रहे हैं भाई
और कुछ वैल्यू मेरे पास यहां से डिनोमिनेटर में भी आ रही है भाई, आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। अगर बेसिकली हमारे पास यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करती है तो मेरे पास ऐसा होना चाहिए भाई, नल इंटू बाउंडेड की फॉर्म में मेरे पास ये जो आर कोस थीटा और आर साइन थीटा है वो आता है। तब जाकर हमारे पास क्या हो पाता है भाई, तब जाकर हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर पाती है। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर अब मेरे पास नॉन जीरो मीन से कुछ न कुछ डिनोमिनेटर ऑलवेज हो सकता है, कभी न कभी डिनोमिनेटर मेरे पास जीरो हो जाए। जब मेरे पास वैल्यू क्या होगी भाई, आर कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू मेरे पास माइनस साइन थीटा के बराबर वैल्यू होगी। आर मेरे पास कोई भी रियल नंबर है भाई, ठीक है, जो कि टेंडिंग टू जीरो जा रहा है। जब ये वैल्यू मेरे पास से सेम आ जाएगी तो यहाँ डिनोमिनेटर मेरे पास जीरो हो जाएगा और ये वाली जो लिमिट है फिर वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। डज नॉट एग्जिस्ट वो इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएगी भाई, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी कुल मिलाकर। इसका मतलब मेरे पास अब यहां से क्या हो गया भाई, यहां से मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास जो लिमिट है वो मीन्स यहां से तो मेरे को पता चल गया कि डज नॉट एग्जिस्ट है। अब अगर मैं उसको पाथ डिपेंडेंट शो करना चाहता हूं तो मेरे पास ये मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अगर मेरे पास एम एक्स एम रूट एक्स एम एक्स स्क्वेयर या एम वाई एम रूट वाई या एम स्क्वेयर एम वाई स्क्वेयर पुट करूंगा तो मेरे पास वहां ऊपर एक पावर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी भाई, जिसकी वजह से मेरे पास कभी भी वो पाथ डिपेंडेंट ना होकर वो मेरे पास जीरो आएगी। तो काफी स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं और ये राइट कर देते हैं कि अगर ये टेंडिंग टू जीरो जा रही तो ये जीरो को ही मीन्स ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, बट ये लिमिट एग्जिस्ट है नहीं करती है। अच्छा, उसके लिए मैंने क्या सोचा भाई कि अगर मैं यहां से इस एक्स स्क्वेयर को रिमूव कर देता हूं, इस एक्स स्क्वेयर को अगर मैं रिमूव कर देता हूं और ऊपर वाली एक ज्यादा पावर मीन्स कहीं ना कहीं बीच में प्लस या माइनस करके उसके अंदर एक तो ज्यादा पावर वाला मेरे पास मीन्स एक ज्यादा पावर वाली टर्म आएगी और एक अगर मैं इसी के बराबर वाली टर्म लेकर आ जाता हूं मीन्स एक्स स्क्वेयर को अगर हम रिमूव करेंगे यहां से तो मेरे को माइनस एक्स स्क्वेयर उसके अंदर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके लिए एक ज्यादा पावर की मेरे को लेकर आनी पड़ेगी टर्म, तो वो मैंने ले ली एम एक्स क्यूब। आप चाहो तो एम एक्स पावर ऑफ 4 भी ले सकते हो भाई, उससे भी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मीन्स आप जैसे मैंने एक्स क्यूब लिया है, आप मीन्स एक्स क्यूब की जगह यहाँ चाहो तो एक्स पावर ऑफ 4 अगर लोगे तब भी आई थिंक हमारा काम बन जाएगा। बाकी इससे तो काम चल ही रहा भाई, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने सोचा भाई। तो इस तरीके से आपको भी सोचना है कि अगर आपको यहां से कुछ भी पता नहीं चले कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है तो आपको कहाँ जाना भाई, पोलर कोऑर्डिनेट्स के पास जाना। आर कोस थीटा आर साइन थीटा पुट कीजिए और वहां से पता कीजिए भाई कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। क्योंकि अगर इसके अंदर कर रही है तो पोलर फॉर्म्स में भी करेगी और पोलर फॉर्म्स में कर रही है तो इसके अंदर भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और वहां आसान होता है भाई आपके लिए कोई भी किसी भी पॉइंट पर लिमिट को एग्जिस्ट करवाना, क्योंकि वहां नल इंटू बाउंडेड का खेल आ जाता है भाई। तो यहाँ मेरे पास तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए भाई। अगर ये क्वेश्चन करेक्ट है तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। अच्छा, अगर आप लोग इसको शो करना चाहते हो तो फटाफट से बेसिक डेफिनेशन अप्लाई कीजिए भाई। बेसिक डेफिनेशन मेरे पास क्या होती है, अगर मैं किसी पॉइंट पर सॉरी अगर किसी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहा हूं एट द पॉइंट किसी पॉइंट पर, किसी डायरेक्शन में किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन का अगर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहे तो डी यू सी या एफ ऑफ सी, इस तरीके से उसको हम डिनोट करते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, अब ये डिफाइन कैसे होता है भाई, यहाँ मेरे पास u किसका एलिमेंट होता है, आर एन का, और c भी मेरे पास किसका एलिमेंट होता है, आर एन का। यहाँ मेरे पास एन की जगह 2 है
तो हम u को तो मान लेते हैं u1 कोमा u2 और c जो पॉइंट है वो मेरे पास क्या है भाई, यहाँ 0 0 पॉइंट पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताना तो 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखना भाई, यहां से इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, हम कैलकुलेट करते हैं लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ C1 प्लस HU1। C1 क्या है मेरे पास 0 प्लस HU1 कोमा C2, C2 क्या है 0 प्लस HU2 माइनस F 0 0 डिवाइड बाई H। ये लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं, वहां से हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव का पता चलता है भाई। ठीक है, और यहां मेरे पास अब पुट कर दीजिए भाई, x की जगह HU1 और y की जगह HU2। अगर मैं पुट करूं तो मेरे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 एज इट इज, मेरे पास जस्ट किसकी लिमिट कैलकुलेट करनी, 1/h, ये वाला 1/h एज इट इज, और यहाँ लिमिट आ जाएगी मेरे पास किसकी भाई, यहाँ से HU1 और HU2 आएगा तो वो h स्क्वेयर U1 U2 डिवाइड बाई मेरे पास यहाँ से आएगा h स्क्वेयर U1 स्क्वेयर प्लस U2 HU2, ये आ जाएगा भाई। इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है। अब h टेंडिंग टू 0 जाएगा तो ऊपर मेरे पास 0 बनेगा, नीचे 0 बनेगा, तो 0/0 फॉर्म हो गई। अब कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, तो नीचे से मैं एक h को और कॉमन निकाल लेता हूं भाई। यहाँ से अगर मैं एक h को और कॉमन निकालू तो मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर तो आ जाएगा h स्क्वेयर U1 U2 एज इट इज, नीचे से एक h और कॉमन आएगा तो h स्क्वेयर हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, h U1 का स्क्वेयर और प्लस U2, ये बच जाएगा भाई। ठीक है, एक तो h ये बाहर था मेरे पास, एक और h कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ गया। अब h स्क्वेयर से मेरे पास h स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट अगर h टेंडिंग टू 0 जाएगा तो h U1 का स्क्वेयर मेरे पास 0 हो जाएगा, और ये वाली बाकी किसी में h मेरे पास प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये वाली लिमिट मेरे पास क्या आ जाएगी, U1 U2 डिवाइड बाई U2, और U2 से U2 मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, U1 आ गई। ये वाली लिमिट मेरे पास U1 के बराबर आ गई, और U1 के मीन्स मेरे पास जो भी उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, वही मेरे पास उसकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी भाई। ठीक है, ये मेरे पास हर जगह ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो मेरे पास एवरी डायरेक्शन के अंदर डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट 0 0 इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है भाई, तो यहां से मेरे पास क्या हो गया भाई, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया भाई, उसका हमने प्रूफ भी कर लिया भाई। अगर इसमें किसी को भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो भाई। अच्छा, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना भाई, वो एक क्वेश्चन तो लगभग हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भाई, कई बार तो ये दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है भाई। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 84 पर काम करेंगे भाई। ये भी एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है भाई, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है भाई। आप लोग चाहो तो मीन्स इस क्वेश्चन को हमें दूसरे फार्मूले से भी कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का जो मीन्स टाइम है वो थोड़ा सा बच जाए भाई। इसमें मेरे पास क्या होता है, अगर मैं डी, अच्छा किस डायरेक्शन में निकालना है भाई, देखना भाई, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ वी एट ए इज, ए पॉइंट पर वी डायरेक्शन के अंदर v मेरे पास क्या है 1,2 के बराबर है, a मेरे पास क्या है a1,a2 के बराबर है। ये वाला डायरेक्शनल डेरिवेटिव मेरे को फाइंड आउट करना है। तो अगर ये सिंपली मेरे पास फंक्शन दिया गया हो ना भाई, तो उस पर हम कैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं भाई, उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, जैसे दो यहाँ वेरिएबल दे रखे हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट है हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, कर लिया बाई कर लिया एक्स से, और इस पर फिर हम क्या अप्लाई करते हैं भाई, इसके ऊपर जो मेरे पास a1 कोमा a2, जो मेरे पास जिस पॉइंट पर मेरे को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है,
अगर पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे को डायरेक्ट मीन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरे को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। अगर ऑल डायरेक्शन के अंदर निकालना है तो फिर जो पहले वाला हमारा तरीका था बाय डेफिनेशन, उस पर हम काम करते हैं भाई। ठीक है, मैं दोनों आपको बता रहा हूं भाई, ताकि आप लोग, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स की मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ रखा भाई। काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं सर अगर ऑल डायरेक्शन है, हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो हम किस फार्मूले से जाएं। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर और पर्टिकुलर डायरेक्शन पर हमें निकालना है तो हम किस तरीके से जाएं। तो उसके लिए हमने बताया भाई, अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है तो उसके लिए ये फार्मूला भाई, और अगर ऑल डायरेक्शन में चेक करना है तो उसके लिए बाय डेफिनेशन जो पहले वाला फार्मूला हमने राइट किया है वो है भाई। ठीक है, तो चलिए भाई इस पर और एक काम करता हूं। क्या आएगा फार्मूला, पार्शियल डेरिवेटिव जो फर्स्ट मेरे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका, उसके विद रिस्पेक्ट है एट जो मेरे पास यहाँ पॉइंट है A1 कोमा A2, और इनटू में जो मेरे पास डायरेक्शन है फर्स्ट जो डायरेक्शन है इनटू में 1 प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट A1 कोमा A2, और इनटू में जो मेरे पास सेकंड है यहाँ पर है जिस जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, मींस जो सेकंड मींस यहाँ h है और यहाँ हम k बोलते हैं, वो जो सेकंड है हमारे पास होता है सेकंड जो डायरेक्शन है उसकी। ठीक है, एक ये फार्मूला हमारे पास होता है भाई किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का। फटाफट से निकाल लेते हैं। यहां से मेरे पास क्या आएगा, y आएगा, और y पॉइंट पर मीन्स से y की जगह मेरे को यहाँ A2 पुट करना होता है, क्योंकि A1 और A2 है, A1 कोमा A2। A1 किसकी जगह है, अगर x आता है तो मेरे पास A1 आएगा, और अगर y आता है तो मेरे पास A2 आएगा। तो यहां से मेरे पास A2 आ गया और A2 इंटू 1 आ गया, तो A2 प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, एफ एक्स कोमा वाई मेरे पास x इंटू वाई है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मेरे पास x आ जाएगा। x की जगह फिर मेरे पास हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, A1 से, तो A1 और इंटू में 2 ये रहा, तो 2 इंटू A1 आ जाएगा। मेरे पास ये आएगा भाई, इसका क्या आएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव A2 प्लस 2A1, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया भाई एट द पॉइंट A मीन्स A1 कोमा A2 इन द डायरेक्शन 1 कोमा 2, इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये आया है भाई। तो यहां से सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया भाई, और बाकी सारे ऑप्शन इसके इनकरेक्ट हो गए। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अगर इसमें किसी को भी कंफ्यूजन है, किसी को कोई डाउट है, तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर है पूछ सकते हो भाई। अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 पर हम बात करेंगे भाई। इसका भी क्या आंसर आया भाई, सेकंड ऑप्शन इसका निकल कर आया भाई। कौन सा ऑप्शन आया है भाई, इसका भी सेकंड ऑप्शन आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 ये रहा भाई आप सबके सामने। एफ मेरे पास क्लोज्ड 0,1 से आर पर कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है भाई, सच दैट एफ ऑफ 0 माइनस 1, एफ ऑफ 1 बाई 2 इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 इक्वल टू माइनस 1, देन एफ अटेन्स द वैल्यू 0 एट लीस्ट ट्वाइस इन क्लोज्ड 0,1, f attains the value 0 exactly twice in closed 0,1, f attains the value 0 exactly once in a closed 0,1, the range of f is minus 1,1। मेरे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया गया है भाई, और 3 पॉइंट्स पर उस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की वैल्यू दी गई है, और उसके बाद ये पूछ रहा है हमसे कि मेरे पास उसका जो रेंज सेट है वो क्या क्लोज्ड -1,1 के बीच से आएगा, या मेरे पास से उनके क्लोज्ड 0,1 के बीच में से कितने ऐसे पॉइंट हैं जिन पर मेरे पास 0 अटेन होगा भाई। तो देखना भाई, मेरे पास एफ ऑफ 0 क्या है भाई, एफ ऑफ 0 मेरे पास -1 के बराबर है, एफ ऑफ 1/2 मेरे पास 1 के बराबर है,
मतलब पहले मेरे पास अगर मैं जीरो पर बात करूं, ये मेरा जीरो है, ये मेरा 1/2 है और ये मेरा 1 है। अगर मैं जीरो पर बात करूं तो मेरे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो -1 है, मतलब नीचे है भाई, यहां पर वैल्यू है। अगर मैं 1/2 की बात करूं तो मेरे पास यहाँ वैल्यू है भाई 1, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है। तो देखना भाई, अगर अच्छा मेरे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ग्राफ कहीं ना कहीं कैसे भी आए, मीन्स इस टाइप से या इस टाइप से घूमकर कैसे भी आए, लेकिन -2 पर आने के बाद, सॉरी 1/2 पर अगर आएगा तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1 के बराबर हो जाएगी, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। अब फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब है मेरे पास कभी न कभी ये इस एक्सिस को -0 और 1/2 के बीच में से कभी न कभी एक बार तो जरूर इसको क्रॉस करेगा भाई, जरूर इसको क्या करेगा, क्रॉस करेगा भाई। अच्छा क्योंकि मेरे पास नेगेटिव से फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है भाई, इसलिए एक बार जरूर क्रॉस करेगा भाई 0 और 1/2 पॉइंट के बीच में। अब एक बात ध्यान देना भाई, मेरे पास फंक्शन है, इसको बगैर काटे नहीं ऊपर जा सकता, नेगेटिव से पॉजिटिव इसको बगैर एक्स एक्सिस को बगैर कट किए नहीं जा सकता भाई, क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो कभी ना कभी मेरे पास है इस फंक्शन में जीरो जरूर आया होगा भाई, 0 और 1/2 के बीच। तो एक जीरो तो यहां से कम एक बार तो कट उसने यहां पर किया भाई, एक बार तो फंक्शन की वैल्यू यहां पर मेरे पास जीरो आई, कम से कम एक बार। हो सकता है भाई एक से ज्यादा बार भी आ जाए, कैसे वो भी हम बात कर लेते हैं। देखना भाई, मेरे पास इस टाइप का भी तो फंक्शन हो जाता है, जीरो पर तो मेरे पास -1 वैल्यू है, उसके बाद मेरे पास वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा और यहां जाकर है और फिर नीचे आकर है और फिर मेरे पास 1/2 पर ये वैल्यू दे रहा है भाई। इस टाइप का भी तो मेरे पास फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। अगर ऐसा फंक्शन हो गया तो इसने तो मेरे पास यही 3 जगह पर इसने कट कर दिया भाई, और अगर 3 जगह पर कट कर दिया तो मेरे पास सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है वो तो गलत ही हो गया भाई, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि एफ अटेन्स द वैल्यू एग्जैक्टली ट्वाइस इन ए क्लोज 0,1, लेकिन यहाँ तो मेरे पास 3 टाइम्स हो गया भाई, तो एग्जैक्टली ट्वाइस तो नहीं रहा और ना ही मेरे पास एग्जैक्टली वंस टाइम रहा। तो यहां से तो मेरे पास सेकंड और थर्ड ऑप्शन है गलत हो गए भाई। अच्छा अब देखना भाई, एक बार तो इस इंटरवल के अंदर है हो गया भाई, और एक बार मेरे पास यहाँ एफ ऑफ 1/2 पर 1 वैल्यू है और एफ ऑफ 1 पर मेरे पास -1 है, मतलब फिर से मेरे पास क्या है भाई, एक नेगेटिव क्वांटिटी है। अब फिर से ग्राफ को क्या होना पड़ेगा भाई, मेरे को ऊपर है तो नीचे आना पड़ेगा और यहाँ -1 पर रुकना पड़ेगा भाई। इसका मतलब मेरे पास पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा तो एक बार फिर से मेरे पास बीच में क्या आएगा भाई, जीरो जरूर आएगा। हो सकता है भाई वो एक से ज्यादा बार भी आ जाए, जैसे इसमें 3 बार आ गया था, हो सकता है ये भी 3-4 बार, कितनी बार भी आ सकता है भाई, मीन्स 1/2 और 1 के बीच में कितनी बार भी पॉजिटिव नेगेटिव वो चेंज हो सकता है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब अब मेरे पास क्या हुआ भाई, एटलीस्ट 2 टाइम्स तो मेरे पास पक्का जीरो आ रहा है भाई, क्लोज 0,1 के अंदर। तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास इसका करेक्ट हो गया भाई। अच्छा अब अगर मैं रेंज की बात करूं तो भाई रेंज के बारे में तो हमें थोड़ी पता है, वो हो सकता है भाई फंक्शन मेरे पास इस टाइप से गया हो, पहले यहाँ 0 पर -1 वैल्यू थी, उसके बाद फंक्शन नीचे की साइड गया और फिर मेरे पास नीचे की साइड जाकर है, फिर मेरे पास ऊपर की साइड आया भाई, ये आ गया भाई, और ऊपर गया और फिर मेरे पास 1/2 पर वैल्यू 1/2 पर वैल्यू फंक्शन की क्या लेकर आया, 1 लेकर आया भाई। ऐसा भी तो मेरे पास फंक्शन हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो मेरे पास जो रेंज सेट है उसका वो -1,1 से बाहर हो जाएगा भाई, ठीक है। और -1,1 से अगर बाहर हो गया तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया भाई, कि मेरे पास उसका जो रेंज सेट है वो इसके बराबर होना कोई जरूरी नहीं है भाई। तो यहां से फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया भाई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो मेरे पास
अच्छा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, जस्ट आपको ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करनी थी भाई। अगर आप लोग इसको ग्राफ से नहीं जाते फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी थी भाई। वैसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, और इसका जो आंसर आया है वो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है भाई। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ ए दिस क्वेश्चन भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 86 पर बात करेंगे भाई। ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 86। अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या गिवन है भाई? सीक्वेंस एस एन, मेरे पास सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स दिया गया है भाई, सेटिस्फाइंग दिस टाइप एन ग्रेटर, जहां एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस and S1 greater than alpha less than beta, then which of the following is are true? Sequence Sn is monotonic decreasing, sequence Sn is monotonic increasing, limit n tending to infinity Sn equal to alpha, limit n tending to infinity Sn equal to beta। देखना भाई, मेरे पास कोई एक सीक्वेंस दी गई है और जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। 2Sn+1 इक्वल टू Sn² + 3/4, इस रिलेशन को मेरे पास वो मेंटेन कर रही है भाई। और उसके बाद मेरे से क्या पूछा गया भाई? उस सीक्वेंस के बारे में बात की गई है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, वो कहाँ उसकी लिमिट आएगी, मींस कहाँ वो कन्वर्ज करेगी, इसके बारे में हमसे बात की गई है। अच्छा, जो S1 है वो कहाँ लाई कर रहा है भाई? जो मेरे पास ये इक्वेशन है उसकी रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले एक काम कर लेता हूं भाई, ये जो क्वाड्रेटिक रूट्स मेरे पास दी गई है इसकी मैं मीन्स रूट्स निकाल लेता हूं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास है उसकी हम रूट्स ही निकाल लेते हैं। वो मेरे पास है क्या आएगी भाई? -b+-स्क्वायर रूट b² - 4 डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास मेथड होता है उससे निकाल लेते हैं भाई। यहाँ मेरे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 3/4 है। तो मेरे पास क्या आएगा? -b+-स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइड बाई 2a के बराबर होती है भाई। तो ये मेरे पास b की वैल्यू यहाँ क्या है? -2, तो वो 2 आ जाएगी मेरे पास। 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² कितना है भाई? यहाँ 4 के बराबर है, माइनस है क्योंकि मेरे पास -2 का स्क्वायर होगा ना, वो 4 आएगा। माइनस है 4 इंटू 1 इंटू 3/4, ये आ जाएगा भाई। और डिवाइड बाई मेरे पास 2a मीन्स 2 इंटू 1 2, वो एज इट इज। यहां से अब मेरे पास क्या आएगा? ऊपर 2 एज इट इज, प्लस माइनस ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 माइनस यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 - 3 और उसका स्क्वायर रूट है मीन्स 1 का स्क्वायर रूट मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 2 +-1 डिवाइड बाई 2, मतलब मेरे पास यहाँ से क्या हो गया भाई? एक तो वैल्यू 1/2 आ गई और एक मेरे पास 3/2 आ गई। ये मेरे पास अल्फा और बीटा आए हैं, मीन्स इसकी रूट आ गई भाई। अल्फा मेरे पास स्ट्रिक्टली लेस देन बीटा है, ये दिया गया भाई यहाँ पर। तो यहाँ अल्फा मेरे पास किसके बराबर है भाई? अल्फा मेरे पास 1/2 के बराबर है और बीटा की वैल्यू मेरे पास 3/2 हो गई भाई। अब S1 की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई भाई? इन दोनों के बीच में लाई कर गई भाई। अच्छा, इस टाइप की जो भी मेरे पास सीक्वेंसेस होती हैं, अगर वो मेरे पास कन्वर्जेंट है तो हम उसको कैसे शो कर पाते हैं कि वो कन्वर्जेंट हैं? हम क्या करते हैं भाई, पहले उनको बाउंडेड शो कर देते हैं और फिर उनको मोनोटोनिक शो कर देते हैं। तो इस टाइप की जो सीक्वेंसेस हैं वो हमारे पास कन्वर्जेंट आ जाती है, मीन्स कन्वर्जिंग टू ए स्पेसिफिक वैल्यू हो जाती है, मीन्स उनकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाती है। ठीक है, तो वही काम अब हमें यहाँ करेंगे भाई। अगर सबसे पहले मैं बाउंडेडनेस के बारे में बात करूंगा, यहाँ अगर मेरे पास S1 लेस देन बीटा, लेस देन बीटा का क्या मतलब है भाई? मेरे पास S1 लेस देन इक्वल टू 3/2 और ग्रेटर देन 1/2 है भाई। ठीक है, अब मैं लेट एज्यूम कर लेता हूं भाई, क्या कर लेता हूं? मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज कर रहा हूं भाई अब मैं, ताकि वहां से मैं सीक्वेंस एसएन को क्या प्रूव कर सकूं भाई कि वो मेरे पास कैसी है, वो मेरे पास बाउंडेड है। फिर हम उसको मोनोटोनिक प्रूव कर देंगे।
तो हमारा काम हो जाएगा भाई। ठीक है, या तो वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाए या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाए, तो वो अपने सुप्रीमम या इन्फीमम पर क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी, मीन्स लिमिट उसकी एग्जिस्ट कर जाएगी। ऐसा खेल हम खेलेंगे भाई। अब तो एज्यूम कर लेता हूं भाई मैं कि मेरे पास जो एस एन है वो मेरे पास 3/2 और 1/2 के बीच में लाई कर रहा है। अच्छा, अगर स्ट्रिक्टली लेस है तो हम यहाँ इक्वल टू भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। एस एन है ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 और लेस देन इक्वल टू 3/2, ये चीज हम लगा सकते हैं भाई। क्योंकि मेरे पास इक्वल टू लगाने का क्या फायदा होगा कि मेरे पास यहाँ से जो इसका सुप्रीमम या इन्फीमम है वो आसानी से हमें मिल जाएगा भाई। अब देखना भाई, आगे बढ़ेंगे। अब क्या करता हूं भाई, मेरे पास एस एन आ गया। अब मेरे को ये शो करना है कि एस एन प्लस वन बी इन दोनों के बीच में लाई करता है। एस एन प्लस वन बी इन दोनों के बीच में लाई करता है। अगर मैं ऐसा शो कर पाया तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो सीक्वेंस है वो इन दोनों के बीच में ही लाई करती है भाई। मतलब मेरे पास सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगी। अब अच्छा, एस एन प्लस वन है क्या, मेरे पास इस तरीके से उसको डिफाइन किया गया है, एस एन स्क्वेयर प्लस 3/4। तो मैं क्या करता हूं भाई, पहले दोनों साइड इसका स्क्वेयर कर लेता हूं। ये आ जाएगा 9/4 और ये इधर आ जाएगा 1/4। अब क्या करता हूं भाई, दोनों साइड 3/4 ऐड कर दीजिए। दोनों साइड अगर मैं 3/4 को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ 3/4 प्लस 1/4, सॉरी, तीनों साइड यहाँ एस एन स्क्वेयर प्लस 3/4 लेस देन इक्वल टू 9/4 प्लस 3/4। ठीक है, अब 3/4 प्लस 1/4 मेरे पास 1 के बराबर होगा और एस एन स्क्वेयर प्लस 3/4 मेरे पास 2SN प्लस 1 आ जाएगा। यहां से मेरे पास क्या निकल कर आया, इस इनइक्वलिटी से मेरे पास यहां से निकल कर आ गया भाई SN+1, 2SN+1 लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू मेरे पास यहां से आ जाएगा 3। अब 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए तो SN+1 लेस देन इक्वल टू 3/2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा भाई मेरे पास। तो यहां से मेरे पास जो सीक्वेंस SN है मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या हो गया भाई, वो बाउंडेड हो गई। ठीक है, क्लियर है। मेरे पास सीक्वेंस तो अब मैंने, अगर इसमें किसी को डाउट आए तो पूछ लेना भाई कमेंट सेक्शन में। अब मेरे पास ये तो हो गई भाई बाउंडेड। अब अगर मैं इसको मोनोटोनिक और शो कर दूं, अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हुई तो ये अपने सुप्रीमम पर कन्वर्ज करेगी और अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हुई तो ये अपने इन्फीमम पर कन्वर्ज करेगी। तो मोनोटोनिक के लिए हम क्या करेंगे भाई, SN+1 माइनस SN कर लेते हैं भाई। इसको देखेंगे, ये अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो मेरे पास ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और अगर ये लेस देन 0 आ गया तो मेरे पास मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। ठीक है, यही तो हम करते हैं भाई। तो SN+1 माइनस SN हमने निकाल लिया। यहाँ SN+1 की वैल्यू क्या है भाई मेरे पास है, वो है भाई 1/2 SN स्क्वेयर प्लस यहाँ से मेरे पास 3/8 और माइनस SN एज इट इज। इस 2 को मैं उस साइड लेकर चला गया, यहाँ मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाकर डिवाइड में, तो ये आ गया भाई मेरे पास। अब क्या करूंगा भाई, इसकी जगह 1/2 SN स्क्वेयर और यहाँ माइनस SN प्लस 3/8 ये आ गया भाई। अब एक काम कर लेता हूं भाई, मैं क्या करूं, इसका अगर मैं यहां से क्या कर लेता हूं, इसको फैक्टराइज कर लेता हूं, मीन्स SN को मैं किसी x की तरह ट्रीट करके इसका अगर मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूं तो मेरे पास इसका जो फैक्टराइजेशन आएगा वो देखिए भाई क्या आएगा। इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं भाई। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो सबसे पहले एक काम कर लेता हूं भाई, मैं यहाँ 1/2 को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा भाई, यहां से SN स्क्वेयर
-2SN और प्लस 3/4 ये आ जाएगा। और ये तो मेरे पास ये वाली जो इक्वेशन है वो वही नहीं आ गई भाई। और इस इक्वेशन के बारे में तो हम जानते हैं भाई, क्या है 1/2। इसके फैक्टर्स के बारे में तो हमें पता है, वो मेरे पास है SN और -1/2 और इनटू में SN -3/2, ये इसके फैक्टर होते हैं भाई। अब देखना भाई मेरे पास क्या है, जो SN था वो मेरे पास क्या था भाई, यहां से हमने किस किस के बीच में उसको प्रूव किया था, 1/2 से तो वो बड़ा है ऑलवेज, और 3/2 से वो छोटा है। तो इसका मतलब है SN -1/2 ये वाली क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, और SN -3/2 ये वाली क्वांटिटी ऑलवेज नेगेटिव रहेगी, क्योंकि ये सारी की सारी जो SN है वो 3/2 से छोटी या इक्वल है। सेकंड थिंग, और सारी की सारी जितनी भी मेरे पास सीक्वेंस की टर्म्स है वो मेरे पास 1/2 से बराबर है या उसके बड़ी है भाई। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से मेरे पास है ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी और ये वाली वैल्यू नेगेटिव रहेगी, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा वो मेरे पास नेगेटिव रहेगा भाई। मतलब मेरे पास है SN+1 है -SN है, मेरे पास लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब मेरे पास जो सीक्वेंस है वो मेरे पास क्या है भाई, मतलब यहां से क्या हुआ भाई, SN+1 स्ट्रिक्टली लेस है भाई SN से। मतलब है मेरे पास यहां से क्या आया भाई, कि जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो वो अपने इन्फिमम पर कन्वर्ज करेगी भाई। और इस सीक्वेंस का जो इन्फिमम हमने निकाला था वो मेरे पास 1/2 था, तो वो मीन्स अल्फा पर कन्वर्ज करेगी भाई। तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा भाई, और सेकंड और फोर्थ इसके क्या हो जाएंगे फिर, इनकोरेक्ट हो जाएंगे भाई, क्योंकि वो उसके ऑपोजिट है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम इस तरीके से उस पर काम करते हैं भाई। अगर इसमें किसी को भी डाउट है, किसी को भी कंफ्यूजन है, तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो भाई। अच्छा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था भाई, मैं बताना भूल गया था। चलो कोई बात नहीं, हमारे जो आंसर है वो क्या क्या है भाई, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आया भाई, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। अगर इसमें आपको डाउट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा, और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 87 पर बात करेंगे भाई। ये कुछ सेट्स दिए गए हैं भाई, और इनके बारे में ये बताना है इनमें से कौन सा कॉम्पैक्ट है और कौन सा कॉम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, मेरे पास ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात ध्यान से देखना भाई, सारे के सारे सेट से मेरे पास आर स्क्वेयर के दिए गए हैं भाई, आर स्क्वेयर के। और अगर मैं आर एन पर बात करूं, तो अगर कोई मेरे पास कॉम्पैक्ट सेट होगा तो वो क्लोज्ड प्लस बाउंडेड होगा, और अगर कोई सेट मेरे पास क्लोज्ड प्लस बाउंडेड है तो वो पक्का कॉम्पैक्ट होगा। ये मेरे पास आर एन पर इफ एंड ओनली इफ का खेल होता भाई, कॉम्पैक्ट का और क्लोज्ड प्लस बाउंडेड का। अगर मैं मीट्रिक स्पेस में बात करूं वहां कुछ अलग होता है, वहां एक साइड से हो जाता है कि अगर कॉम्पैक्ट है तो क्लोज प्लस बाउंडेड होगा, क्लोज प्लस बाउंडेड है तो उसका कॉम्पैक्ट होना जरूरी। और अगर मैं वहां मीन्स टोपोलॉजी के अंदर बात करूं तो फिर कौन सा मीन्स क्लोज्ड प्लस बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट होना जरूरी नहीं, कॉम्पैक्ट है तो क्लोज प्लस बाउंडेड होना जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, तो उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते भाई। क्लियर है। अब देखना भाई मेरे पास, अच्छा मीट्रिक स्पेस में ये ध्यान रखना भाई, मीट्रिक स्पेस में कहा किस साइड से होता है, अगर कॉम्पैक्ट है तो क्लोज प्लस बाउंडेड होगा, अगर क्लोज प्लस बाउंडेड है तो उसका कॉम्पैक्ट होना जरूरी नहीं है भाई। इस बात का जरूर ध्यान रख लेना। ठीक है ना, चलिए भाई। अच्छा, यहां से देखना भाई फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है,
वो x कोमा वाई बिलोंगिंग टू आर स्क्वेयर है भाई, जिनका जो मोड x प्लस मोड y है वो अगर स्ट्रिक्टली लेस देन 10⁻⁻100 दिया गया भाई, ठीक है। अगर एक बात ध्यान से देखूं तो यहां मेरे पास ये वाला जो सेट है वो तो मेरे पास क्या नहीं है भाई, वो तो क्लोज्ड ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उसकी बाउंड्री कंटेन नहीं है। मतलब उसके जो लिमिट पॉइंट्स है, अगर मैं मोड एक्स प्लस मोड वाई स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू 10⁻⁻100 करता, तो ये वाले इस सेट के सारे लिमिट पॉइंट्स मेरे पास हो जाते हैं। और ये सारे के सारे मेरे पास लिमिट पॉइंट से इस सेट के अंदर लाई नहीं करती। इसका मतलब मेरे पास ये जो सेट है वो क्लोज नहीं है, क्योंकि मेरे पास लिमिट पॉइंट सेट से बाहर के आ गए, तो सेट मेरे पास कभी भी क्लोज नहीं होता। तो यहां से क्लोज ही नहीं है, तो हमें बाउंडेड चेक करने की हमें जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि मेरे पास सेट कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। आर एन में इफ एंड ओनली इफ का खेल होता है भाई, क्लोज प्लस बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट होगा भाई। अब हम सेकंड ऑप्शन पर बात करते हैं भाई। सेकंड ऑप्शन में मेरे पास क्या आ गया, देखना भाई, मेरे पास से सभी के जो मोड है, मोड एक्स है प्लस मोड वाई लेस देन इक्वल टू 10⁻100 से है भाई। अच्छा, अब मेरे पास बाउंड्री इसके अंदर इक्वल टू आ गया, तो मेरे पास बाउंड्री इसके अंदर इंक्लूड कर गई भाई। अब अगर मैं एक काम करूं, यहां से अगर मैं मोड एक्स से वाई को अगर मैं जीरो पुट करता हूं, तो वाई की वैल्यू मेरे पास कम से कम कितनी हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो मोड एक्स से मेरे पास 10⁻100 मीन्स -10⁻100 से लेकर 10⁻100 तक लाई करेगा भाई। तो ये मेरे पास मान लेता हूं मैं 10⁻100 है, और ये मेरे पास -10⁻100 होगा। यहां से यहां तक मेरे पास लाई करेगा। और अगर मोड वाई भी मेरे पास, अगर मोड एक्स की जगह मैं जीरो पुट कर देता हूं, तो मोड वाई भी मेरे पास कहां से कहां लाई करेगा, -10⁻100 और 10⁻100 तक। मीन्स ये मैं मान लेता हूं भाई -10⁻100 है, और ये मैं मान लेता हूं 10⁻100 है। तो यहां से यहां तक वो लाई करेगा। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर बन गया भाई। और इसमें मेरे पास क्या आ गए भाई, इसके बाउंड्री पॉइंट्स भी लाई कर गए भाई। और अगर बाउंड्री पॉइंट्स भी मेरे पास इसके लाई कर गए, क्योंकि लेस देन है इक्वल टू है, ठीक है, तो मींस मेरे पास ये क्लोज्ड भी हो गया और बाउंडेड भी हो गया, तो मेरे पास ये कॉम्पैक्ट हो गया। तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट के ऑप्शन के अंदर है, था तो इसी की टाइप का, मतलब 10⁻⁻100 था, लेकिन उसके अंदर ये वाली जो मीन्स इस स्क्वायर की जो ये वाली बाउंड्री है वो कंटेन नहीं कर रही थी भाई। मतलब ये सारे के सारे उस सेट के लिमिट पॉइंट्स बन रहे थे, लेकिन मेरे पास ये लिमिट पॉइंट्स सारे के सारे सेट के अंदर लाई नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरे पास वो क्या नहीं बन पाया भाई, कॉम्पैक्ट नहीं बन पाया था। मीन्स वो क्लोज्ड ही नहीं बन पाया था। तो क्लोज्ड ही नहीं होगा तो वो कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन नंबर थर्ड पर बात करेंगे भाई। थर्ड के अंदर मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास क्या होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और वो दिया गया है लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये दिया गया है भाई। और एक बात ध्यान से देखना भाई, मेरे पास ये वाली तो एक सर्कल की मीन्स इक्वेशन होती है, और उस सर्कल के अंदर है मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास सर्कल है। एक तो मेरे पास रेडियस 1 का सर्कल है, यहां तो 1 रेडियस का सर्कल है। एक मेरे पास 2 रेडियस का सर्कल है, ये मेरे पास 2 रेडियस का सर्कल है। अच्छा, जो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, जो मीन्स ऑर्डर्ड पेयर्स है, वो इससे तो बाहर से है, मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसके तो बाहर, इस ये वाला रीजन है, मीन्स इससे तो इस साइड के हैं, और लेस देन इक्वल टू 2 इससे मेरे पास इस साइड के हैं। और सेकंड थिंग, मतलब मेरे पास जो एरिया आएगा वो ये आएगा भाई, ये वाला एरिया मेरे पास कंटेन करेगा, ये वाला एरिया मेरे पास इस सेट का आएगा। साथ के साथ इस साइड की भी बाउंड्री इसके अंदर लाई कर रही है, और इस साइड की भी बाउंड्री लाई कर रही है, क्योंकि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 1 है। दोनों साइड के मेरे पास बाउंड्री भी इंक्लूडेड है।
इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया भाई, इसका मतलब है मेरे पास जो सेट है वो क्लोज्ड भी हो गया प्लस बाउंडेड भी हो गया, क्योंकि मेरे पास जो ये अगर मैं बात करूं सर्कल्स की तो या मीन्स यहाँ हम बात करें क्योंकि आर स्क्वेयर पर बात कर रहे हैं तो इसको स्पीयर भी बोल सकते हैं भाई। तो अगर वहां बात करें तो वो क्लोज्ड प्लस बाउंडेड मीन्स ऑलवेज मेरे पास वो क्या होता है, बाउंडेड जरूर होता है क्योंकि उसकी जो रेडियस है वो फाइनाइट रेडियस होती है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्लोज्ड प्लस बाउंडेड हो गया, तो ये वाला मेरे पास क्या हो गया भाई, ये भी कॉम्पैक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब फोर्थ ऑप्शन पर बात करेंगे भाई। फोर्थ ऑप्शन भी के अंदर भी मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू वन, मतलब वन रेडियस का मेरे पास एक स्फीयर या सर्कल बोल सकता हूँ, मीन्स एक सर्कल दिया गया वन रेडियस का। ठीक है, और वन रेडियस का भाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू वन। सेकेंड थिंग, एंड एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब मेरे पास ऐसे पॉइंट्स है। अच्छा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा भाई, वो जीरो जीरो होगा मेरे पास। क्या होगा, जीरो जीरो होगा, क्योंकि मेरे पास ये होता है ना एक्स माइनस ए का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वेयर और इक्वल टू आर स्क्वेयर। ये जो ए और बी आते हैं वो मेरे पास उसके सेंटर का काम करते हैं। यहाँ मेरे पास ए और बी की वैल्यू क्या दी गई है, 0,0। अच्छा, यहाँ भी मेरे पास 0,0 थी भाई, वो मैं थोड़ा सा मीन्स चेंज कर गए थे, 0,0 ही थी वहां भी, मीन्स वहां हमने कोई पुट नहीं किया था ना सेंटर का पॉइंट। अब मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक है ना। अब यहाँ मेरे पास क्या है भाई, एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए भाई। और एक्स वाई मेरे पास किन किन पॉइंट्स पर जीरो होता है भाई, एक तो मेरे पास इस पॉइंट पर जीरो होगा क्योंकि यहाँ मेरे पास y की वैल्यू जीरो होगी तो उनका प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। एक मेरे पास इस पॉइंट पर वो मेरे पास जीरो होगा भाई क्योंकि यहाँ मेरे पास x जीरो होगा। यहाँ भी मेरे पास वो जीरो होगा भाई, क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ y जीरो होगा। और यहाँ भी मेरे पास वो जीरो होगा क्योंकि यहाँ x जीरो होगा। तो यहाँ से मेरे पास 4 पॉइंट ऐसे आ गए इस सर्कल की बाउंड्री पर, जो कि मेरे पास क्या है भाई, मेरे सेट के अंदर लाई नहीं कर रहे भाई, क्योंकि मेरे पास एक्स वाई ऑलवेज नॉन जीरो आना चाहिए। ले और इन पॉइंट्स पर मेरे पास जो एक्स वाई है वो किसके बराबर है भाई, वो जीरो के बराबर है। तो इसका मतलब है, अच्छा अब मेरे पास वैसे तो सर्कल है, ये बाउंडेड तो हो गया भाई, लेकिन ये क्लोज तो नहीं हुआ भाई, क्योंकि ये चारों के चारों पॉइंट से मेरे पास क्या बनेंगे भाई, इसके लिमिट पॉइंट्स बनेंगे। क्या बनेंगे भाई, लिमिट पॉइंट्स बनेंगे भाई, जिसकी वजह से ये मेरे पास क्लोज्ड नहीं हो पाएगा भाई। क्लोज्ड नॉट क्लोज्ड आ गया तो मेरे पास ये कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा भाई। तो यहाँ से मेरे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, कॉम्पैक्ट सेट मेरे को बताने थे, तो इसका जो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन, सॉरी सेकंड एंड थर्ड जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट हुआ भाई। बाकी सारे ऑप्शन इसके इनकरेक्ट हो गए भाई। अगर इसमें डाउट है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। अगर हम आर एन पर बात कर रहे हैं तो क्लोज्ड प्लस बाउंडेड चेक कर लीजिए, बाकी कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 पर बात करेंगे भाई। ये मेरे पास एक इंटीग्रल दिया गया है भाई। कैसा इंटीग्रल है भाई, मीन्स मेरे पास एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया गया क्योंकि इसकी लिमिट इनफाइनाइट जा रही है भाई। तो उसके बारे में पूछा गया है, क्या ये एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा क्या ये इक्वल टू जीरो होगा, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू वन होगा, या डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अगर मेरे पास कभी भी यहाँ क्या आता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एक आ जाता है, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में हम क्या करते हैं भाई, ऑलवेज उसका हम क्या निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। यहाँ से साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा डेरिवेटिव, अगर मैं कोस एक्स आता है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कोस एक्स आ जाएगा। और माइनस कोस एक्स के अंदर है हम क्या कर देते हैं, जिस साइड मेरे पास इन्फिनिटी है उस साइड हम अपसाइलन पुट कर देते हैं, और बाकी दूसरी साइड जो लिमिट है वो एज इट इज, और फिर उस अपसाइलन पर हमें लिमिट अपसाइलन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा देते हैं।
और अगर ये वाली जो लिमिट है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर जाती है, मीन्स इसका जो डेरिवे इंटीग्रेशन है उस पर ये वाली जो लिमिट है वो अगर फाइनाइट आ जाती है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, इसकी जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो भी एग्जिस्ट कर जाएगी और जिसके इक्वल भी वो लिमिट आएगी उसी के बराबर हो जाएगी। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर पाती है तो मेरे पास ये वाली जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। और जब हमें यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट अपसाइलन टेंडिंग टू इंफिनिटी एज इट इज, जब मैं अपसाइलन की जगह अपसाइलन पुट करूंगा तो यहाँ से मेरे पास माइनस कोस अपसाइलन, और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कोस जीरो मेरे पास 1 हो जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट अब मेरे को पुट कर ली। अब अपसाइलन टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाऊंगा तो कोस अपसाइलन है मेरे पास -1 और 1 के बीच में क्या करेगा भाई, ऑक्सीलेट करेगा। इसका मतलब ये वाली जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गई तो इसका मतलब इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो भी मेरे पास क्या हो गई भाई, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से मेरे पास इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और बाकी सारे ऑप्शन इसके इनकरेक्ट हो जाएंगे भाई। इस तरीके से इस टाइप के जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारे पास आते हैं और जिसके अंदर मेरे पास अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो हम उसको इस तरीके से सोल्व आउट करते हैं, डायरेक्ट हम उसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं और फिर जो अपसाइलन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम लगा देते हैं। तो वहां से अगर मेरे पास वो जो इंटीग्रेशन आया वो अगर एग्जिस्ट कर जाए तो मेरे पास जो वैल्यू उसकी आएगी वही इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाती है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो भी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी भाई। तो यहाँ से इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा निकल कर आया है भाई। ठीक है, अगर डाउट है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन का एंड करेंगे भाई। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास। अगर आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो भाई। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन यहीं आती है भाई। आप लोग चाहो तो यहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी फॉलो कर सकते हो भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन होने का एक बेनिफिट है कि आप वहां पड़े जो डाउट्स हैं वो भी शेयर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो आप चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।